हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 7th चैप्टर में पी ब्लॉक के तत्वों में जो पढ़ने वाले हैं वो है ओजोन का निर्माण व गुण और उपयोग। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप। ऑक्सीजन का अपर रूप है ये ओजोन गैस है जो ओजोन परत में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल की जो 4 परतें रहती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। तो ओजोन मंडल में ओजोन गैस की मोटी परत पाई जाती है। इसका जो निर्माण होता है वहां पर किस प्रकार से होता है? जो आपके ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के अणु पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणों को क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। इन्हें अवशोषित करते हैं और ओजोन बनाते हैं। अब इसको संतुलित कर लीजिए। यहाँ 3O2 और यहाँ 2O3। इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है, अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा H बराबर होता है प्लस 142.7 किलोजूल प्रति मोल। तो अभिक्रिया क्या है? डेल्टा H की जब धनात्मक वैल्यू है, मतलब इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। ऋणात्मक होती तो अवशोषित होती। यहाँ ऊर्जा भी मुक्त हो रही है। जब क्या बन रहा है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ये एक तरह से क्या है? ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अब आता है इसका, ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल के ऊपर, पृथ्वी के वायुमंडल में 20 किलोमीटर ऊंचाई पर। 16 किलोमीटर के बाद मिलने लग जाती है ये। अब इसका प्रयोगशाला में कैसे निर्माण किया जाता है? निर्माण की विधि, ये तो वायुमंडल में हो रहा है। ये क्रिया कहाँ होती है? वायुमंडल में। वायुमंडल में पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर, अब देखो निर्माण प्रयोग में अपन इसकी देखते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है। प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसे ओजोनाइजर या ओजोनित्र कहते हैं। ओजोनाइजर में बनाई जाती है। ओजोनाइजर में बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? शुष्क, ठंडी और शुद्ध ऑक्सीजन का विद्युत विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध, शुष्क व ठंडी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है। निर्वात में, मतलब निर्वात में विद्युत विसर्जन किया जाता है। विद्युत विसर्जन करके इसे प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, ये कुछ इस तरह का उपकरण रहता है। इस तरह का कुछ उपकरण होता है ये। जिसमें ऊपर यहां पर एक प्रवेश द्वार होता है। यहां से ऑक्सीजन O2 गैस को प्रवेश कराते हैं। यहां पर प्लेटिनम की ये प्लेट लगी होती है।
अंदर और बाहर टिन की पत्तियां लगी होती हैं, ऐसा नहीं कि टिन की पत्ती, ये, और इनका संबंध किससे होता है? विद्युत स्रोत से होता है। ये माइनस कर दीजिए। यहां से ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड की जाती है और यहां से ओजोन निकलेगी। ओजोन, ओजोन के निकास के लिए यहां पर जब विद्युत विसर्जन कराया जाता है, यहां पर ऑक्सीजन गैस भरकर विद्युत विसर्जन कराते हैं, तो ये रिएक्शन होती है, ये वाली 3O2 विद्युत विसर्जन, 2O3, तो ऑक्सीजन गैस से हमें ओजोन गैस मिल जाती है, प्लस ये 142.7 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा निकलती है। इसमें जो ओजोन मिलती है वो 10 से 15% मिलती है। 10 से 15% ओजोन ही रहती है। हम इसका शुद्धिकरण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इससे अलग कर लेते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। तो ये इसकी क्या है? प्रयोगशाला विधि है। ये प्रयोगशाला विधि है इसकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जो ओजोनाइजर है, इसको सीमेन ने और ब्रॉन्डी ने किया था, इसलिए को सीमेन ब्रोडी ओजोनाइजर भी कहते हैं। ये ओजोनाइजर क्या बोला जाता है? सीमेन ब्रोडी ओजोनाइजर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया था इसका आविष्कार। नॉलेज की चीज है, क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। जहां से क्वेश्चन आएगा वो हम बता देंगे आपको। हाँ भाई, मिटा दो ये, स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसका। अब देखते हैं ओजोन के भौतिक गुण। O3 के भौतिक गुण, पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे फिर रासायनिक गुण। सबसे पहला तो ओजोन जो एक हल्की पीत नीली गैस है, यह एक हल्की पीत पीले नीले रंग की गैस है। जब इसको द्रव अवस्था में बदला जाता है तो इसका कलर चेंज होता है, गहरे नीले द्रव में बदल जाती है, गहरे नीले द्रव। और जब इसको ठोस अवस्था में जमाया जाता है तो बैंगनी काले ठोस के रूप में हो जाती है, वायलेट बैंगनी काले ठोस के रूप में पाई जाती है, रूप में पाई जाती है। तो ये तो इसकी क्या हो गया? रंग हो गया। गैसीय अवस्था में रहती है, जब गैस के रूप में रहती है तो पीले नीले रंग की है, द्रव अवस्था में गहरे नीले रंग की हो जाती है, और ठोस अवस्था में बैंगनी काले ठोस के रूप में पाई जाती है। इसकी जो स्मेल होती है, गंध मछली के समान होती है, गंध मछली के समान होती है। इसकी गंध है जो किसके समान होती है? मछली के समान। तीसरा, इसको अगर अपन कम मात्रा में सूंघे तो
कोई ज्यादा हानि नहीं होती इससे। लेकिन जहां पर इसकी सांद्रता 100 ppm होती है, इसकी सांद्रता 100 ppm, ppm पता है ना, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, सूक्ष्म जो मात्रिक पदार्थ होते हैं, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। तो 100 ppm से अधिक होती है इसकी सांद्रता, 100 ppm से अधिक होती है, अधिक होती है तो उल्टी, चक्कर आना और सिर दर्द आदि हो जाते हैं। तो श्वास अवरोध, सांस लेने में कठिनाई होती है, उल्टी होती है, वोमिटिंग, और सिर दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। और क्या होने लगता है? सिर दर्द होने लगता है। चौथा जो इसका गुण है वो क्या है? ये वायु से भारी और जल में अल्प विलेय है। यह है वायु से भारी व जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, तारपीन के तेल और एसिटिक अम्ल में भली भांति विलय हो जाती है। यह है CCl4, CH3COH व तारपीन के तेल में विलय होती है, विलय होती है, आसानी से विलय हो जाती है। जल में कम विलय रहती है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक अम्ल और तारपीन के तेल में अधिक विलय होती है। और जो ओजोन है, ये ओजोन ऊष्मागतिक रूप से अस्थायी है, रूप से अस्थायी है। इसलिए जब ये ऑक्सीजन में बदलती है तो विस्फोट के साथ अपघटित होती है। अतः विस्फोट के साथ O2 में टूटती है, टूटती है। ठीक है ना? तो ये आपके क्या हो गया? इनके गुण हो गए। अब इसमें से एक मोस्ट क्वेश्चन निकलता है, वो क्वेश्चन बताऊंगा मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका कि ओजोन O3 O2 की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में कम स्थायी है, कम स्थायी है। तो लास्ट अपना फिजिकल प्रॉपर्टी थी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। O3 ओजोन है जो ऑक्सीजन की तुलना में कम स्थायी है, क्यों? देखो अपन इसका रीजन देखते हैं।
कि O3 से O2 बनता है इस अभिक्रिया, तो इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, हीट, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन से ओजोन बनाई थी तो हमने ऊर्जा दी थी पराबैंगनी किरणों के रूप में, या विद्युत विसर्जन किया था विद्युत के द्वारा, तो वो तो क्या थे, ऊष्मा अवशोषी प्रक्रम। ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। अब इस अभिक्रिया के लिए देखिए, हम इसका ऊष्मागतिक अध्ययन करते हैं, थर्मोडायनेमिकली ऊष्मागतिक अध्ययन। तो इसमें अपन ने देखा था, क्या देखा था कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी का मान गिब्स हेल्टोज इक्वेशन है, तो डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव आता है तो प्रक्रम स्वतः होता है। ये चीज मैं इधर लिख देता हूं, डेल्टा जी नेगेटिव तो प्रक्रम स्वतः, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रक्रम आपका क्या होगा, अस्वतः, हमें कराना पड़ेगा, खुद नहीं होगा। और डेल्टा जी अगर जीरो है तो प्रक्रम साम्य में। ये तीन कंडीशन आपको मैंने बता दी थी। अब यहां पर देखो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसका मतलब डेल्टा एच अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव, अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक। और इसमें देखो, यहां पर तो ओजोन के 2 अणु हैं और यहां ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 3। मैंने बताया था कि डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन तो नेगेटिव है, एंट्रोपी में परिवर्तन कैसा होगा, तो आपको पता है यहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ रही है, अणुओं की संख्या बढ़ गई, 2 की जगह 3 अणु हो गए, तो वो यादृच्छिक मोशन ज्यादा करेंगे, अव्यवस्था बढ़ेगी। अब अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आपका जो डेल्टा एस है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक। यहां पर डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है, एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है, एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, ज्यादा में से कम को घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इन वैल्यूज को यहां रखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच तो माइनस का है तो माइनस का डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस भी पॉजिटिव ही है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो हमारा मान वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस वजह से यहां पर एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक है लेकिन एंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक है। इस कारण से जो आपके फाइनल डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक वैल्यू होती है तो प्रक्रम स्वतः होता है, इसका मतलब ये प्रक्रम स्वतः हो रहा है, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है साहब। अब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है तो इसका मतलब ये इसमें बदलना चाह रहा है तो ये ज्यादा स्थायी हो गया। हर हमें पता है प्रत्येक परमाणु या अणु स्टेबल कंडीशन प्राप्त करना चाहता है, भाई एनर्जी कम हो रही है, ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का स्थायित्व अधिक है और O3 का क्या है, कम है। तो इस कारण से इससे सिद्ध होता है कि ओजोन है जो ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, ओजोन है जो ऑक्सीजन की तुलना में कम स्थायी है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, ले लिया। अब देखिए आगे,
इसमें आगे देखिए, ओजोन की संरचना, ओजोन की संरचना, ओजोन की अपन संरचना देखते हैं। तो देखो O3, वही तरीका, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। O3 संयोजी कोश के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। और तीनों का अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अष्टक पूरा करने के लिए 24, अष्टक पूर्ण करने के लिए 24 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बंध कितने बनेंगे? 24 में से 18 गए तो 6/2, 3 बंध बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड बनेंगे। बना दो भाई, 3 ऑक्सीजन है, ये क्या है, कोणीय रूप से रहते हैं इस तरह से। अब देखो यहां पर 3 बंध बनाने, तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड लगा दूंगा। 3 बंध के लिए 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 18 में से 6 गए तो 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देखो इनके अष्टक पूरा करो, 6 तो यहां काम आ गए, 4 यहां काम आ गए, 6 और 4 10, 2 बचे जो इसके ऊपर लगा दिए। ये आपके ओजोन की क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। अब यहां पर अगर अपन औपचारिक आवेश निकाले, तो मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन जुड़ी रहती है उस पर तो कोई चार्ज आता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड से है, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है भाई। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज, और इस वाले पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होते कितने? 6। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिया है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब इसकी अगर हम अनुनादी स्ट्रक्चर बनाना चाहें, अनुनादी संरचना में बनाना चाहूं, तो कैसे बनेगी अनुनादी संरचना? इन लोन पेयर को यहां ले जाओ, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में बदलेंगे, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये लोन पेयर में बदल जाएगा। तो अनुनादी संरचना ये बन जाएगी इसकी। इस पर तो पॉजिटिव रहेगा, यहां डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहां सिंगल बॉन्ड से ये वाली ऑक्सीजन, और 6 इलेक्ट्रॉन इधर दिख जाएंगे। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है जो दोनों बंधों पर घूम रहा है, तो इसका जो अनुनादी संकर बनेगा, अनुनादी संकर कैसा बनेगा? ओ, ये 2 ऑक्सीजन जोड़ दो और दोनों पर ही डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, तभी तो हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या आएगी? सेम आएगी। ये, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन पर क्या हो जाएगा? -12 -12, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों पर ही। और इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो रहता है आपका 117 डिग्री, 117 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ रहती है 128 पिकोमीटर, ये 128। ये ओजोन की क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। ये आपके ओजोन की क्या हो गई? स्ट्रक्चर। ये अनुनादी संरचना आ सकती है एग्जाम में। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के वही नियम है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लो कितने, फिर देखो अणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो अंतर रहता है उससे हम बंधों की संख्या निकाल लेते हैं, बंध बना लेते हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लोन पेयर बनाते हैं, इनका अष्टक पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? इनका अष्टक पूर्ण करते हैं। तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। फिर अपन क्या करते हैं? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को घुमाते रहते हैं, तो आपके ये अनुनादी संरचना में, ये तो अनुनादी संरचना है और ये अनुनादी संकर है, वास्तविक संरचना ये है, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण मिटा दो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट।
रासायनिक गुणों में सबसे पहले देखते हैं अपघटन। ओजोन के रासायनिक गुण, तो इसमें देखते हैं अपघटन। पहला गुण है अपघटन। ओजोन का जो ओजोन है जो धीरे धीरे ऑक्सीजन में बदलती है, लेकिन शुद्ध ओजोन है जो विस्फोट के साथ ऑक्सीजन में बदलती है। शुद्ध O3 विस्फोट के साथ O2 में बदलती है। अभी बताया था ना, क्योंकि O2 अधिक स्थायी है, O3 कम स्थायी है। 2O3 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है अभिक्रिया 3O2, विस्फोट के साथ बदलती है। तो इसका क्या हो गया, अपघटन। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण गुण है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, ओजोन है जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है, और ये नवजात ऑक्सीजन है जो ज्यादा क्रियाशील होती है, तो ये किसी भी पदार्थ का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। तो इसलिए ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह। O3 प्रबल ऑक्सीकारक। O3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि O3 टूटकर O2 में टूटती है और नवजात ऑक्सीजन देती है। नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन होती है जो फ्री ऑक्सीजन, ये इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है, किसी भी पदार्थ से क्रिया करके उसका ऑक्सीकरण कर देती है। किसी भी पदार्थ का क्रिया करके उसका क्या कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें ये याद रखना, जितने मोल O3 के लेते हैं, हाँ भाई, ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी, जो भी पदार्थ आपको दिया जाएगा उसका ऑक्सीकरण कर देगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये अभिक्रिया है PbS, लेड सल्फाइड है, इसकी क्रिया ओजोन से कराते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या काम करो, इस ओजोन में से इतने ही मोल ऑक्सीजन निकाल दो। 4 मोल ओजोन लिए तो 4 मोल ही ऑक्सीजन निकाल दो। ये ऑक्सीजन निकल गई। अब कितने यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु बच जाएंगे, 4 तिया 12, यहाँ 4 दूनी 8 है, 4 और बच रहे हैं, 12 में से 8 गए तो 4। वो 4 ऑक्सीजन के परमाणु इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण, तो PbSO4 बन जाएगा। आई चीज समझ में, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, लेकिन यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 में से भी Pb के +2 गए तो क्या बचे, +6, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। और देखो, मान लीजिए सल्फर है और H2 है, इसकी क्रिया कराते हैं ओजोन से, इसकी क्रिया कराते हैं ओजोन से 3O3, तो वही काम, 3 मोल ऑक्सीजन है तो यहां पर से 3 मोल ऑक्सीजन निकाल दो। पहले तो 3 मोल ओजोन है ना, जितने मोल ऑक्सीजन के रहते हैं जो जितने मोल ओजोन के रहते हैं उतने ही मोल क्या बनते हैं, ऑक्सीजन के। ये 3O2 निकल गया। अब यहां पर देखो, इनको मिला के लिख दो, H2, हाइड्रोजन के 2 है, H2SO। अब ऑक्सीजन 3 तिया 9 है, और यहां पर कितनी चले गई है, 3 दूनी 6, 3 ऑक्सीजन और बच रही है, तो इसमें 3, 1 ऑक्सीजन तो ये 3 और ऑक्सीजन जोड़ोगे तो 4 हो जाएगी, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। ऐसे ही फास्फोरस है, फास्फोरस है जो 3H2O, यहां पर 5O3। वही काम करो, जितने ओजोन लिए, मैं देखो सबको रिएक्शंस को एक साथ ही बता रहा हूं, 5O2, 5O2 हो गए। अब यहां पर देखो क्या बनेगा, तो इनको मिला के लिख दो,
H P और O। तो हाइड्रोजन तो कितनी है आपकी, 6 है। तो इसको बैलेंस करोगे, फास्फोरस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2H3, सॉरी 2 है तो 2H3। ऑक्सीजन कितनी बची, 15 में से 10 गई, 5 तो इधर बच गए, 3 ये 5 और 3 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 H3PO4। और देखो ऐसे ही NO की क्रिया ओजोन से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा NO2, क्या बनेगा NO2, और एक ऑक्सीजन, 1 मोल ओजोन लिया है तो 1 मोल ही ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो ये सब क्या है, ऑक्सीकरण की क्रियाएं हो गई इसकी। किसकी क्रियाएं हो गई, ऑक्सीकरण की क्रियाएं। इतना याद रखना, हायर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में लिया आता है, ये उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है। यहां देखो मिनिमम में था, मैक्सिमम में लिया है। यहां भी सल्फर की 0 है, और यहां पर क्या हो गई है आपको +6 हो गई है, तो मैक्सिमम। यहाँ 4 दूनी 8, 8 में से देंगे तो 5 + 5 हो गई है। तो सब में हायर एजुकेशन में लिया है उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीकारक गुण हो गया। ये क्या हो गया इसका, ऑक्सीकारक गुण। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन आगे की देखेंगे। हाँ भाई मिटा दो। एक इसका गुण होता है मरकरी की टेलिंग करता है, तीसरा गुण है मरकरी की टेलिंग, टेलिंग ऑफ मरकरी। मतलब मरकरी की टेलिंग कैसे करता है, जब मरकरी में O3 प्रवाहित करते हैं तो मरकरी का तल गायब हो जाता है। भाई मरकरी ये जो आपको पता है पकड़ में नहीं आता, लिक्विड फेज में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, उसकी बूंद को अपन पकड़ नहीं सकते, टिकता नहीं है, गोल बिल्कुल गोल बूंद के रूप में रहता है, हो जाता है। वह परख नली के कांच से चिपक जाता है, कि कांच से चिपक जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, मरकरी की टेलिंग, टेलिंग। ठीक है ना। चलो ये तो एक सामान्य, बाय चांस आ जाए टेलिंग ऑफ मरकरी या मरकरी की टेलिंग क्या है तो बता देना। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो Hg है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और Hg2O बना देता है और O2। तो ये Hg2O बनने के कारण ही क्या होती है, उसका तल गायब हो जाता है। अब देखो अपचायक गुण इसके, ये ऑक्सीकारक है तो ये अपचायक भी है। ओजोन है जो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, ओजोन है जो ऑक्सीजन मुक्त करके अपचायक का कार्य भी करता है और स्वयं भी अपचयित हो जाता है। जैसे इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराओ, H2O2 से, O3 की रिएक्शन, यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो H2O बन जाएगा, H2O, और O2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो यहां पर ओजोन का भी क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। एक ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन है जो 0 से -2 ऑक्सीजन अवस्था में बदल गई।
यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 है और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या है, 0 चार्ज है, इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन पे क्या था, -1 था। और देखो इसके अपचायक गुण मेन यही है, Na2O2 की क्रिया कराते हैं, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड की क्रिया, सोडियम पर ऑक्साइड की क्रिया ओजोन से कराएंगे, वही काम होगा, Na2O2 ये। तो ये अपचायक गुण प्रदर्शित कर रहा है, क्या कर रहा है, अपचायक गुण। विरंजक गुण भी प्रदर्शित करता है, विरंजक मतलब रंग उड़ाने का। हमें पता है ओजोन अपघटित होकर O2 और नवजात ऑक्सीजन देती है, नवजात ऑक्सीजन, और यही नवजात ऑक्सीजन ज्यादा क्रियाशील होती है, ये रंगीन पदार्थ से क्रिया करती है, उसको रंगहीन कर देती है, रंगहीन, रंगीन पदार्थ को, कलरफुल को कलरलेस में बदल देती है, रंगहीन पदार्थ में। तो ये इसका क्या हो गया, विरंजक गुण हो गया। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फेरस लवणों का भी ऑक्सीकरण करती है और पोटेशियम मैग्नेट का भी। अब देखिए इसका जो आकलन किया जाता है, ओजोन का आकलन, ओजोन का आकलन, ओजोन का आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओजोन को बोरेट बफर, O3 के बोरेट बफर और पोटेशियम आयोडाइड Ki के आधिक्य की क्रिया कराते हैं। तो इस क्रिया में आयोडीन गैस मुक्त होती है, I2 गैस। इस I2 का सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या कराते हैं, अनुमापन, अनुमापन। तो ओजोन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है, ये क्रिया की जाती है ओजोन के आकलन के लिए। ओजोन के बोरेट बफर का Ki के साथ क्रिया कराते हैं तो आयोडीन मुक्त होती है, उस आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्या कराते हैं, अनुमापन कराते हैं। तो ये तो हो गए इसके रासायनिक गुण। अब अपन देखते हैं इसके उपयोग, ओजोन के उपयोग। तो कुछ उपयोग तो अपन को रासायनिक गुणों में ही पता लग गए। उपयोग, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा विरंजी कारक के रूप में, ये सब बताया मैंने, विरंजी कारक के रूप में, तीसरा अपचायक के रूप में भी होता है, अपचायक के रूप में, चौथा कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, वायु को शुद्ध करने में, वायु को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में,
तो ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण उपयोग है। अच्छा, ओजोन परत के क्षय के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत के क्षय। ओजोन परत का क्षय किस किस से होता है? एक तो इसका क्षय होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एनओ, एनओ, ये एनओ जेट विमानों से निकलता है, सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनसे। तो एनओ से इसका क्षय होता है, ये ओजोन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन में तोड़ देता है उसको। दूसरा इसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs से। तो ये दो ही ओजोन परत के क्षय के कारण है, जिनके कारण हमारी ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आज अपने ओजोन के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, मेन जो चीज थी। कल से हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन तत्व खत्म हो गया है, कल से अपन सल्फर को देखेंगे। हर वर्ग में से दो दो तत्वों के गुणों को देख रहे हैं और उनके यौगिकों को देख रहे हैं। ऑक्सीजन जो 16वां वर्ग था उसमें से हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया, अब सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।